हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस जनरल स्टडीज सिलेबस इन डिटेल। नाउ व्हाई सो? क्योंकि सिलेबस किसी भी एग्जाम में इंक्लूडिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में आपकी गाइडिंग लाइट की तरह काम करता है। सिलेबस आपको बताता है कि आपको किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है और किन टॉपिक्स पे यूपीएससी एक अच्छी, है ना, इफ आई टॉक अबाउट सिविल सर्विसेज, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग आपके प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड पर्टिकुलर विद द सिलेबस। शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे जनरल स्टडीज के आपके 4 पेपर होते हैं, जिनको कॉमन पार्लेंस में हम GS1, GS2, GS3, GS4, दैट इज जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3 एंड जनरल स्टडीज 4 कहते हैं। नाउ अगर हम GS1 की बात करें तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे यहाँ पे हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर फर्स्ट पिलर है, ज्योग्राफी इज द सेकंड पिलर एंड इंडियन सोसाइटी इज द थर्ड पिलर। GS2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट पिलर, गवर्नेंस इज द सेकंड पिलर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इज द थर्ड पिलर। GS3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफी सारे डाइवर्स सब्जेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इन टोटल 4 पिलर्स हैं। एक आपका इंडियन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर है, दूसरा आपका इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, तीसरा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है एंड फोर्थ आपका इंटरनल सिक्योरिटी है। GS4 की बात अगर हम करें तो यहाँ पे एथिक्स एंड केस स्टडीज। नाउ ये जो पर्टिकुलर पेपर है, ये कैंडिडेट का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स इंटेग्रिटी, प्रॉबिटी और ऑनेस्टी इन पब्लिक लाइफ, वो कॉन्फ्लिक्ट, डिलीमा की सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करते हैं, है ना, ये जानने के लिए पेपर लिया जाता है। यहाँ पे थियोरिटिकल पोर्शन भी है और साथ ही में केस स्टडीज भी हैं, जहाँ पे आपको सिचुएशंस दी जाती है कि आप फलाना ढिकाना, है ना, XYZ डिस्ट्रिक्ट के DM है और आपके यहाँ पे माइनिंग माफिया बहुत एक्टिव है, लेकिन आपको ये भी पता है कि आपके डिपार्टमेंट के ही कुछ लोग जो हैं वो माइनिंग माफिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं अगेंस्ट यू। तो इस सिचुएशन से आप कैसे डील करेंगे? आपकी फैमिली को भी थ्रेट है, लेकिन आपसे जिस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट की जाती है, आप उसको किस तरीके से निभाएंगे? सो पर्सनल एंड जो आपकी पब्लिक लाइफ है ना, या आपकी जो पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनमें आप डिलीमा में हैं, कॉन्फ्लिक्ट में हैं, हाउ यू विल टेकल दैट। सो इस तरीके की केस स्टडीज़ के वाया एग्जामिनर जो है वो आपके माइंड सेट को समझने की कोशिश करता है, आपका जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, थॉट प्रोसेस है, उसको समझने की कोशिश करता है कि आप सिविल सर्वेंट बनने के लायक हैं भी या नहीं। ठीक है, सो ये GS1, GS2, GS3, GS4 4 पेपर होते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम GS1, GS2, GS3 और GS4 का जो सिलेबस है उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, जैसा कि यूपीएससी की नोटिफिकेशन में हमें मिलता है, लेकिन हाँ, एक इंटरेस्टिंग तरीके से। मुझे नहीं लगता कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाद में आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज के सिलेबस के लिए कोई और वीडियो देखनी पड़ेगी, है ना, बट उसके लिए आपको एंड तक बने रहना है। सो स्टार्टिंग विद GS1 का जो फर्स्ट पिलर है वो आपका हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे एक है आपका मॉडर्न हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल। नाउ मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो ये ब्रिटिशर्स के आगमन के साथ, है ना, विद द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश स्टार्ट होता है। और यहाँ पे बेसिकली जो ब्रिटिश पॉलिसीज हैं विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल इश्यूज, उनसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स जो हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट वाइसरॉयज हैं उनके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो आप देखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल हम कहते हैं कि ये बेसिकली कांग्रेस के फॉर्मेशन के साथ शुरू होता है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो डिफरेंट फेजेस हैं, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, गांधीयन फेज, यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल में पूछे जाते हैं। फोकस कहाँ पे होता है? जो भी इंपॉर्टेंट आपके इवेंट्स हैं, इश्यूज हैं, है ना, डेवलपमेंट्स हैं, एंड जो आपके लीडर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनकी आइडियोलॉजी में जो आपको कॉन्ट्रास्ट देखने के लिए मिलता है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है उसमें हमने किस तरीके से जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, रजवाड़े हैं, उनको इंटीग्रेट किया, लैंड रिफॉर्म्स किए, है ना, रीऑर्गेनाइजेशन किया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का, नए स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आए, किस बेसिस पे वो स्टेट्स आए, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना की रिलेशंस का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उन सब की बातचीत जो है वो हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में करते हैं। इसके अलावा आपको सेलेक्टिवली वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी होती है। नाउ वर्ल्ड हिस्ट्री ना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से शुरू होती है और आप देखोगे यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, सो ये हो गया इकोनॉमिक रिवोल्यूशन, ये हो गया आपका पॉलिटिकल रिवोल्यूशन,
राइट, यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं। आपका जो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 है, इनके क्या कॉजेस रहे, इनका जो इंटरमीडिएट पीरियड है वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, आपका जो कॉलोनाइजेशन डीकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस है ना, यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं इन जनरल। ठीक है, सो इसके अलावा अगर आप देखें तो आपका रशियन रिवॉल्यूशन है, इंटीग्रेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली है। तो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स जो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको कवर करने होते हैं, तो बहुत सेलेक्टिवली पढ़ना होता है, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होता। तो ये तो हो गई चलो आपकी हिस्ट्री की बात। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इंडियन आर्ट एंड कल्चर पोर्शन, तो मेंस के अंदर आप यहाँ पर क्या देखेंगे, मेंस में आप देखेंगे कि अगेन यहाँ पर फोकस होता है आपके डायनेस्टिक आर्ट पर। सो जो वेरियस डायनेस्टीज हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड, वहाँ पे जो वेरियस डायनेस्टीज रही, गुप्ता पीरियड है ना, आपके मिडाइवल पीरियड में इन जनरल मिडाइवल पीरियड एंड देन दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, रीजनल आर्किटेक्चर। सो डायनेस्टिक आर्ट जो है वहाँ से क्वेश्चंस होते हैं। आर्किटेक्चर स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि रॉक कट आर्किटेक्चर। रॉक कट आर्किटेक्चर में भी आप देखोगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे डेवलपमेंट हुआ, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे डायनेस्टिक आर्ट है ना, आर्किटेक्चर जो आपकी वास्तुकला है, स्कल्पचर है, लिटरेचर है, आपका भक्ति सूफी है, फिलॉसफी है, इन टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। अब ना इसमें कोई बहुत डरने की बात नहीं होती है, क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारा जो पोर्शन है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर GS 1 के फर्स्ट पिलर का, ये ऑलरेडी आपके प्रीलिम्स में कवर हो जाता है ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो 3 टॉपिक्स हैं, इंडियन कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल, ये तो आपने प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ा होता है। हाँ, मेंस में थोड़ा ज़्यादा एनालिटिकल हो जाता है, क्योंकि मेंस के एग्जाम में आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, आपकी जो इंटरप्रिटेशनल स्किल्स हैं, वो भी मैटर करती हैं। बाकी नया क्या है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इन वर्ल्ड हिस्ट्री एज फार एज द मेंस एग्जाम इज कंसर्न। नाउ GS 1 का ये तो हमने एक्सप्लेन कर ही लिया है। तो GS 1 का जो सेकंड पिलर है वो है ज्योग्राफी। नाउ यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, राइट। तो सबसे फर्स्ट जो पिलर है वो है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में बेसिकली हमारा फोकस होता है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जो आपके डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, डिफरेंट जो टेक्टोनिक प्रोसेसेस हैं उनकी बात होती है ना। तो जियोमॉर्फोलॉजी की बात होती है, आपकी ओशियनोग्राफी की बात होती है, क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट, वेदर, एटमॉस्फेयर, इन सब की बात होती है, मॉनसून वगैरह आप पढ़ते हैं, एंड सॉइल ज्योग्राफी की भी बात होती है। सो एक हो गया फिजिकल ज्योग्राफी, एंड इसमें जो मेन पिलर्स हैं वो आपका जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी एंड सॉइल ज्योग्राफी। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज, सो जैसे कि आपके लैंड रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्स हैं, मिनरल रिसोर्स हैं, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, स्पेशली मिनरल डिपॉजिट्स, यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इंडस्ट्रीज होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके ज्योग्राफी के पोर्शन में आते हैं। इसके अलावा जो जियोफिजिकल फिनोमिनाज हैं, जियोफिजिकल फिनोमिनाज में क्या, जैसे कि आपका अर्थक्वेक है, वॉल्केनोज हैं है ना, आपकी सुनामी है, या जो आपको जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में जो डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स हैं, लैंडस्केप्स हैं, उनमें जो चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं क्लाइमेट चेंज के चलते, वो आप जियोफिजिकल फिनोमिनाज जो हैं उनके अंदर पढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ज्योग्राफी सिलेबस इन ब्रॉड। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड द जियोफिजिकल फिनोमिनाज। आगे चलते हैं। GS 1 का जो थर्ड पिलर है वो है इंडियन सोसाइटी। अब यहाँ क्या क्या पढ़ना होता है, तो यहाँ पे विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चंस आते हैं, विमेन की प्रॉब्लम क्या क्या है ना, या विमेन ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो होते हैं, पॉवर्टी एंड रिलेटेड इश्यूज। तो पॉवर्टी आप GS 1 में इंडियन सोसाइटी के पार्ट में भी पढ़ रहे हैं और आप इसको GS 2 में भी पढ़ते हैं। अर्बनाइजेशन, राइट, ग्लोबलाइजेशन, social empowerment of the marginalized sections like STs, SCs, women, children, the disabled or the specially abled, elderly, communalism, सांप्रदायिकता, regionalism है ना, आपका जो प्रांतवाद होता है, एंड सेक्युलरिज्म। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी के
जो सेलिएंट फीचर्स हैं, जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो हमारे यहाँ पे प्लूरलिज्म, वेरियस काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी एग्जिस्ट, बट इसके बावजूद आप क्या देखोगे, देयर इज अ यूनिटी, अंडरलाइंग यूनिटी. तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी: वीमेन, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म. ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं. मैं आपको माइक्रो थीम्स के साथ बता रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो इनको कवर करना, है ना. यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया है वो काफी बोरिंग तरीके से दिया हुआ है. सो ये हमारा GS1 का पेपर हो गया. GS2 हमने कहा था यहाँ पे आपके इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. तो इन पिलर्स की बात करते हैं. सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे. यहां पर आप देखोगे कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना होता है, हमारा संविधान कैसे बना, है ना. सो इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये सारी बातें जो हैं वो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं. इसके अलावा आप देखोगे यूनियन एंड स्टेट्स, तो यहाँ पे फेडरलिज्म क्या होता है, किस तरीके से देयर इज अ डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस बाय द सेंटर टू दी स्टेट्स. ये सारी बातें जो हैं ये आप पढ़ते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस में. इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, चेक्स एंड बैलेंसेस, मॉन्टेस्क्यू ने दिया कि किस तरीके से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है, देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर ताकि ये एक दूसरे को चेक कर सकें, है ना. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग दी लिबर्टी. यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनकी तुलना में कैसे अलग है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जैसे आयरिश है, रशियन, ब्रिटिश, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, इनसे क्या क्या बोरोड फीचर्स हैं. तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं मेंस में. अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी गवर्नमेंट की जो विंग्स हैं जैसे कि लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, आपका एग्जीक्यूटिव एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल, आपकी जो जुडिशरी, हमारे केस में इंटीग्रेटेड यूनिफाइड जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड देन द लोअर कोर्ट्स, है ना. तो वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आपका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं, उनके क्या क्या पावर्स हैं, फंक्शन, स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, ये सारी चीजें जो हैं वो आपके इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आता है. सो ये काफी कुछ ओवरलैप करता है जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं उससे. सेकेंड पिलर की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, और उसमें भी हम सबसे पहले सोशल जस्टिस की बात करेंगे. सोशल जस्टिस में जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो डोनर्स हैं, है ना, यानी कि जो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है लेकिन उनका क्या रोल रहता है इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. एनजीओस किस तरीके से डेवलपमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, या गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी जो है वो इंश्योर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं. देन देयर आर वेलफेयर स्कीम्स. आपको पता है जो डिफरेंट मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं जैसे कि आपके एल्डरली हैं, चिल्ड्रन हैं, वीमेन हैं, आपके एसटीज एससीज हैं, स्पेशली एबल्ड लोग हैं, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं. सो गवर्नमेंट इनके लिए टाइम टू टाइम वेलफेयर स्कीम्स लेके आती है, ठीक है. सो इन स्कीम्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. देन आप यहाँ देखोगे हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस पे स्पेशल फोकस रहता है. तो हेल्थ और एजुकेशन आपको बहुत अच्छे से कवर करना होता है आपके पेपर 2 के लिए भी. एंड आप देखोगे कि पेपर 1 जो सोसाइटी वाला पोर्शन है वहां पर भी ये काफ़ी सारी जो स्कीम्स वाली बात है या सोशल सर्विसेज वाला पोर्शन हम कवर करते हैं, ये ओवरलैप होते हैं. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पॉवर्टी एंड हंगर इश्यूज हैं, और ये आपके GS1 में भी था. तो आप देखेंगे GS1 एंड GS2 में ये जो पार्ट है ये ओवरलैप करता है, राइट. इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, गवर्नेंस. सो GS2 का सेकेंड पिलर हमारा सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस है. अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो यहाँ पे एक है पॉलिसी मेकिंग. सो पॉलिसी मेकिंग जो है उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, उसके डिजाइन में क्या इश्यूज हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या इश्यूज हैं, ताकि आप आगे चल के अच्छी पॉलिसीज बना पाएं, ये आपको बताया जाता है. इसके अलावा गवर्नेंस के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये पढ़ना होता है आपको. ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ये किस तरीके से सरकार को लोगों के पास लेके जा रही है, इफेक्टिव रिड्रेसल मैकेनिज्म की तरह काम कर रही है, गवर्नेंस को और ज्यादा एफिशिएंट बना रही है ना. सो ई गवर्नेंस के जो वेरियस मॉडल्स हैं उनके क्या क्या सक्सेसेस रहे, क्या लिमिटेशंस हैं,
फ्यूचर के लिए क्या पोटेंशियल है, ये सारी बातें यहाँ पर होती हैं। सिटीजन चार्टर, बेसिकली आप यहाँ पर क्या देखोगे, सिटीजन चार्टर जो है ये आपके जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इशू कर सकते हैं, प्राइवेट जो बॉडीज़ है वो भी इशू करती हैं, और वहाँ पर वो बताती हैं कि जो क्लाइंट्स हैं या जो सिटीजन्स हैं वो उनसे क्या क्या सर्विसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो क्लाइंट्स एंड जो सिटीजन्स हैं उनसे किस टाइप का बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये भी आपके अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म का एक बहुत अच्छा टूल है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। सिविल सर्विसेज रोल, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में क्या रोल होता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखेंगे यहाँ पे आप काफ़ी कुछ जो कवर करते हैं वो आपके एथिक्स के पेपर में भी आपको काम आ जाता है, ठीक है, एथिक्स के पेपर में भी यूजफुल होता है, तो ये पोर्शन अच्छे से कवर कीजिएगा GS2 का। इसके अलावा जैसे कि हमने देखा था GS2 का जो थर्ड पिलर है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो यहाँ पे जो इसके अंदर फर्स्ट सब डिविजन है वो है इंडिया एंड इट्स नेबर्स। सो इंडिया एंड साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं, बीट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और द अदर कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशियन, है ना, या सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इनके साथ हमारे क्या रिलेशंस हैं, उनमें क्या उतार चढ़ाव आया है, उसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, ये हम यहाँ पढ़ते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा सेकेंड एस्पेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस का, वहाँ पे हम जो बायलैटरल, रीजनल, इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स हैं, वहाँ पे जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उनका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा उस पर फोकस करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंडिया सेंट्रिक अप्रोच है इन द इंटरनेशनल रिलेशंस, आप रैंडम कंटेंट नहीं पढ़ते, राइट। अगर हम यहाँ पर थर्ड एस्पेक्ट की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस में आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि इंडियन डायस्पोरा जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से यूपीएससी कई सारे सवाल पूछ चुका है। सो जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं या एनआरआईज हैं जो बाहर रहते हैं, वो किस तरीके से इंडिया के सॉफ्ट पावर में एक इम्पॉर्टेंट टूल है, किस तरीके से वो हमारे कल्चर को दूसरे देशों में लेके जा रहे हैं, किस तरीके से वो हमारे जो रिलेशंस है, इकोनॉमिक रिलेशंस, पॉलिटिकल रिलेशंस, है ना, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उनमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे आप जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि स्पेशली यूनाइटेड नेशंस से एसोसिएटेड जो बॉडीज़ हैं या अदर बॉडीज़ हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से हुआ, उनका स्ट्रक्चर क्या है, मैंडेट क्या है, क्या कंसर्न्स हैं उनको लेकर के, है ना। तो जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के डेमोक्रेटाइजेशन की बात होती है कि इंडिया शुड बी गिवन अ परमानेंट सीट ओवर देयर, है ना, तो ये आप पढ़ते हैं। अब ये पोर्शन है, आप ये है ना, ये पोर्शन है, ये तो आप प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन हाँ, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, द ग्रुपिंग्स, है ना, डायस्पोरा, इनको थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में आप मेंस के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट GS2। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर हम यहाँ पर GS3 की बात करें तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे काफ़ी सारे डाइवर्स सब्जेक्ट्स हैं, इन जनरल 4 पिलर्स हैं। तो सबसे पहले है इंडियन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमी में बेसिकली आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको प्रीलिम्स एग्जाम से भी आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम मेंस की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे प्लानिंग पे फोकस होता है कि आप किस तरीके से प्लानिंग करेंगे, किस तरीके से रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इनमें आपस में डिफरेंस क्या है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट का क्या सिनेरियो है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और क्या कुछ किया जाना चाहिए, जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है। तो ये सारी बातें आप इंडियन इकोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा इंक्लूसिव ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई सबको साथ में लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास, है ना, सबका विश्वास। सो इंक्लूसिव ग्रोथ, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स ले रही है टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ, ये आपको अच्छे से पढ़ना होता है। देन गवर्नमेंट की बजटिंग, है ना, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ पे खर्च हो रहा है, गवर्नमेंट बजटिंग किन पॉलिसीज से डिक्टेटेड है, यहाँ पे सरकार की आइडियोलॉजी क्या है, ये सब आप पढ़ते हैं। देन लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, उनका इम्पैक्ट, है ना, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, ये आप यहाँ पर पढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, कहते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द लाइफ लाइन ऑफ एन इकोनॉमी। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आप देखोगे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ग्रोथ देखने के लिए मिलती है ना, और इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिलता है, एंड फर्दर आपकी इकोनॉमी जो है उसको एक बूस्ट मिलता है।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सरकार अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर क्या काम कर रही है, ये सब आप यहाँ पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, तो आपने सबने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के बारे में पढ़ा होगा कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं और जो प्राइवेट बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे जॉइन हैंड्स एंड जो हाथ जोड़ने के बाद में है ना मिल करके किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो इसी तरीके के और भी कई सारे मॉडल्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के, तो उन पे बात जो है वो यहाँ पे की जाती है। सो प्लानिंग, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, गवर्नमेंट बजटिंग, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये आपकी इंडियन इकोनॉमी के की एस्पेक्ट्स हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर इन जनरल, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, एग्रीकल्चर के अंदर मेजर क्रॉप्स, क्या क्रॉपिंग पैटर्न है, कहाँ कहाँ पे ये क्रॉप्स उगाई जाती हैं, इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन में भी जो माइक्रो इरिगेशन पे फोकस हो रहा है बिकॉज ऑफ द वाटर स्कैरिसिटी एंड द क्लाइमेट चेंज, है ना। सो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो मेजर क्रॉप्स है ना, इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो जो फार्म सब्सिडीज हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज, आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडीज इन कौन सी ऑप्ट करनी चाहिए, इनके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमेशा डिबेटेड रहता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पीडीएस सिस्टम जो है उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं। जो एग्रीकल्चर में आपके टेक्नोलॉजी मिशंस हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी आउटपुट को बूस्ट करने के लिए ये टॉपिक्स होते हैं। फूड प्रोसेसिंग जो कि आपकी सनराइज इंडस्ट्री है ना, उस पर भी काफी ज्यादा सरकार का फोकस रहता है। एंड यस, द लैंड रिफॉर्म्स। सो मेजर क्रॉप्स, इरिगेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडीज, एमएसपी, पीडीएस, टेक्नोलॉजी मिशंस इन एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग एंड लैंड रिफॉर्म्स, ये आपको एग्रीकल्चर के पोर्शन में कवर करना होता है, विच इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ योर इकोनॉमी ओनली। समझ आ रहा होगा आई गेस। नाउ जीएस 3 के अगर हम सेकंड पिलर पे चलें तो इट इज एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। एनवायरमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एंड इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये 4 आपके सब पिलर्स हैं विद इन द सेकेंड पिलर ऑफ योर जीएस 3। जीएस 3 का जो थर्ड पिलर है वो है इंटरनल सिक्योरिटी। एंड आप मान के चलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो 2025 2026 है ना, यहां पर तो हमें काफी सारे क्वेश्चंस इंटरनल सिक्योरिटी से देखने के लिए मिलने वाले हैं ना। इंटरनल सिक्योरिटी में अगर हम बात करें तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट एंड द रिलेशनशिप विद एक्सट्रीमिज्म। हम कहते हैं ना कि नक्सलिज्म, नक्सलवाद, या जो हम कहते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ना, हम रेड कॉरिडोर की बात करते हैं, वो किस तरीके से हमारी जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज हैं उसका भी एक साइड इफेक्ट है, और हम इनको टैकल करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। सरकार का जो अलग अलग अप्रोच है ना, जो सरकार की स्ट्रेटेजी है मल्टी प्रोंग्ड, उसकी बात यहाँ की जाती है और क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं ना। मनमोहन सिंह जी ने कहा था नक्सलिज्म इज द मोस्ट प्रोमिनेंट थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। सेकेंड, जो एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो किस तरीके से इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान हमारे यहाँ पे ड्रग्स स्मगल करता है ना, फेक इंडियन करेंसी नोट्स नेपाल के वाया सर्कुलेट करवाए जाते हैं, आर्म्स की स्मगलिंग होती है, चाइना नॉर्थ ईस्ट के अंदर आर्म्स स्मगलिंग में मदद करता है, ड्रग्स की स्मगलिंग में मदद करता है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो स्टेट या इनके जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर लश्कर ए तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, ये लोग किस तरीके से इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसके लिए थ्रेट्स क्रिएट करते हैं, है ना। सो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि आपका जो ये फेक इंडियन करेंसी नोट्स का सर्कुलेशन है, ड्रग्स की स्मगलिंग है, या फिर आपकी आर्म्स की स्मगलिंग है, और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के नेटवर्क हैं, इससे जो फंडिंग आती है उसको टेरर एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइज किया जाता है। और आप देखोगे कि अब तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है ना, साइबर वॉरफेयर जो है वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म,
सरकार की पॉलिसी, किस तरीके से हम उसको धीरे धीरे ओवरकम कर रहे हैं, ये सारा आपका फर्स्ट टॉपिक है विद इन इंटरनल सिक्योरिटी। सेकेंड, एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कैसे थ्रेट्स हैं। थर्ड, कम्युनिकेशन नेटवर्क, सोशल मीडिया जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चैलेंजेस प्रेजेंट करते हैं, है ना, तो ये एक हो गया। साइबर क्राइम्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन पे अच्छे से कवर करके जाइएगा, साइबर सिक्योरिटी की जो लॉज वगैरह हैं। अगर हम बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी की, तो हमारे बॉर्डर्स पे क्या क्या चैलेंजेस है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर में क्या चैलेंजेस हैं, चाइना के साथ बॉर्डर पे क्या चैलेंजेस हैं, म्यांमार के साथ बॉर्डर पे क्या चैलेंजेस हैं। हमारे साउथ में अगर हम देखें, वी आर सराउंडेड बाय सीज ऑन ऑल द 3 साइड्स, बट स्टिल यहाँ से किस तरीके से मैरीटाइम जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं या जो मैरीटाइम रूट्स के वाया टेरर नेटवर्क हैं वो हमारे लिए एक थ्रेट पोज करते हैं, उन सब की बात की जाती है। देन जो डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सब आप यहाँ पर पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं इन टोटल इंटरनल सिक्योरिटी में देयर आर 5-6 टॉपिक्स। सो GS3 का ये आपका थर्ड पिलर था। नाउ GS3 का आपका फोर्थ एंड जो लास्ट पिलर है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ध्यान रखिएगा कि जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं और उनकी जो एप्लीकेशन है उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो एक, द डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशन। सेकंड, इंडिजिनसली टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट्स हुए उन पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका कंप्यूटर एंड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT है, स्पेस, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनसे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दीज आर ब्रॉडली दी टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो GS3 आपका हो गया है। GS4 की तरफ बढ़ते हैं, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। बहुत ही स्कोरिंग पेपर है। कहा जाता है कि जनरल स्टडीज में अगर आप एस्से, एथिक्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छे से करके आते हैं एंड GS पे इन जनरल बाकी सब्जेक्ट्स पे आपका एक डिसेंट कमांड है, तो आपको मेंस की लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता। GS4 की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे आप क्या क्या पढ़ते हैं। देखो, जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी ये जो पेपर होता है ये बेसिकली आपका जो एप्टीट्यूड है, आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स प्रोबिटी, इंटेग्रिटी, है ना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डिलेमा की सिचुएशन को आप कैसे टैकल करते हैं, उनको टेस्ट करने के लिए लिया जाता है। तो इस पेपर में आप क्या देखोगे, सबसे पहले एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। सो एथिक्स का एसेंस क्या है, एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एथिक्स, एथिक्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं जो कि हम जो ग्रेट लीडर्स हैं उनकी लाइफ से ड्रॉ कर सकते हैं, या फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ह्यूमन वैल्यूज के डेवलपमेंट में क्या रोल होता है, ये आपसे पूछा जाता है। एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या होता है, आपका जो एटीट्यूड है वो किस तरीके से आपके थॉट्स, आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करता है और इंटर्न आपके थॉट्स और बिहेवियर से इम्पैक्ट होता है ना। सो एटीट्यूड का कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, सोशल इन्फ्लुएंस बहुत ज़रूरी होता है एक सिविल सर्वेंट के लिए, एक सोशल इन्फ्लुएंस होना, परसुएसिव पावर होना, तो सोशल इन्फ्लुएंस, परसुएशन, ये टॉपिक्स भी आप कवर करते हैं। देन सिविल सर्वेंट से जिस टाइप की वैल्यूज एक्सपेक्ट की जाती हैं वहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इंटेग्रिटी क्या होती है, एग्जाम्पल बताइए, इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन। तो ये जो टर्म्स हैं, है ना, कंपैशन, आपके इनके पास में डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल्स जो हैं वो रेडी होने चाहिए ताकि आप एग्जाम में सीधा लिख पाएं और आप इन वर्ड्स को रेपिटेडली यूज करेंगे केस स्टडीज में भी। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में एक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जहाँ पे एथिक्स क्यों जरूरी है, एथिक्स के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ह्यूमन वैल्यूज एंड फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का रोल। एटीट्यूड क्या होता है, ये किस तरीके से आपके थॉट्स और बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, ये आप कैसे डेवलप कर सकते हैं और क्या एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं और ये क्यों जरूरी होते हैं, ये आपको यहाँ पढ़ाया जाता है। अलॉन्ग विद दैट द वैल्यूज दैट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सिविल सर्वेंट्स। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, EQ, है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप में इमोशंस नहीं है, है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है आप अपने और जो दूसरों के इमोशंस हैं
उनको किस तरीके से बैलेंस करते हैं, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट से हम एम्पैथी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम एक सिविल सर्वेंट से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रूल्स रेगुलेशंस जो हैं उनको भी अबाइड करें। सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी मच नेसेसरी, ये एक आपका टॉपिक है। जो डिफरेंट मोरल थिंकर्स हैं उनसे हम किस तरीके से एथिकल गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में लेसन्स ड्रॉ कर सकते हैं उनकी टीचिंग से, ये आपका एक टॉपिक है। देन इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे पब्लिक सर्विस वैल्यूज। आप जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं क्या क्या एथिकल स्टैंडर्ड्स आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं, क्या क्या डिलीमा या कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, कॉन्शियंस, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स आपको किस तरीके से हेल्प करते हैं टू डील विद द डिलीमा सिचुएशंस, ये आपके अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। एंड जिनका पबेड ऑप्शनल है 3rd एंड 4th है ना, ये वो बहुत अच्छे से कवर करते हैं। अगर हम बात करें ना एथिक्स की, जिनका साइकोलॉजी ऑप्शनल है उनके लिए ये सब एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ह्यूमन वैल्यूज, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये बहुत आसान हो जाता है। एंड जिनका पबेड ऑप्शनल होता है उनसे सिविल सर्विस की वैल्यूज हैं, है ना, किस तरीके के एथिकल स्टैंडर्ड्स हम एक्सपेक्ट करते हैं जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनसे इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिलेमा सिचुएशन को किस तरीके से आप ओवरकम कर सकते हैं, ये टॉपिक्स उनके बहुत अच्छे से कवर होते हैं। अलॉन्ग विद दैट प्रॉबिटी इन गवर्नेंस। अगर आपका साइकोलॉजी ऑप्शनल है एंड पबेड ऑप्शनल है तो वो एथिक्स के पेपर में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है आपका। प्रॉबिटी इन गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नेंस में ऑनेस्टी जो है उसकी बात हो रही है। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, किस तरीके से इनको इंश्योर किया जा सकता है, राइट टू इंफॉर्मेशन किस तरीके से आपकी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी का एक अच्छा टूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड्स ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, अगेंस्ट सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, चैलेंजेस लाइक द करप्शन, इनसे आप कैसे डील करेंगे। इसके अलावा एथिक्स इन द इंटरनेशनल रिलेशंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये टॉपिक्स भी आपको करने होते हैं। तो एथिक्स थोड़ा सा ब्रॉड है बट हाँ इजी है, एक बार पढ़ लोगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हो। केस स्टडीज की अगर हम बात करें तो जो भी कुछ हम ऊपर पढ़ रहे हैं, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जो वैल्यूज आप सिविल सर्वेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, एटीट्यूड, पब्लिक सर्विस वैल्यूज, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी इन सर्विसेज एंड सर्विस डिलीवरी, इन सब पर बेस्ड केस स्टडीज होती हैं जहां पे आप मोरल थिंकर्स वगैरह को कोट कर सकते हैं टू सब्सटैंशिएट योर पॉइंट, है ना। ये इन डिटेल आपका सिलेबस मैंने एक्सप्लेन कर दिया GS1, GS2, GS3, GS4 के लिए। आई थिंक आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड बाकी थैंक यू सो मच।